हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2022 के हिस्ट्री के सोल्व्ड पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और दूसरी तरफ है वह स्थान जिस राज्य में वे शिलालेख स्थित है। पहला है धौली शिलालेख ओडिशा में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एर्रगुडी आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तीसरा है जोगड़ा मध्य प्रदेश में और चौथा कालसी कर्नाटक में बताया गया है, इसलिए तीसरा और चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें से कितने सुमेलित है? 2 युग्म सुमेलित हैं। कितने? 2 युग्म। नोट, धौली शांति स्तूप के लिए जाना जाता है, जो एक शांति शिवालय स्मारक है जो महान कलिंग युद्ध का गवाह है। यह भुवनेश्वर के पास ही स्थित है, जो कि ओडिशा की राजधानी है। दया नदी के किनारे स्थित है धौली। एरागुड़ी शिलालेख कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। जोगड़ा शिलालेख ओडिशा के गंजम जिले में एक भग्नावशेष किला है, इसलिए जो यहाँ ऑप्शन में एमपी दिया गया है, इसलिए रॉन्ग है। कालसी स्थित है यमुना नदी के तट पर उत्तराखंड में। यह उत्तर भारत में स्थित अशोक का एकमात्र शिलालेख है। इन अभिलेख में प्रयुक्त भाषा पाली है। तो स्टेटमेंट 4 में कालसी को कर्नाटक में बताया गया है, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि कालसी उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा और राजवंश। पहला है स्टेटमेंट नन्नुक चंदेल वंश से संबंधित, बिल्कुल सही है। दूसरा है जय शक्ति परमार वंश से, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश से, बिल्कुल सही सुमेलित है। और चौथा है भोजराज, राजा भोज, ये राष्ट्रकूट वंश से, ये गलत है। तो इसमें केवल 2 ही युग्म सही है। व्याख्या, नन्नुक चंदेलों के संस्थापक राजा थे। महोबा शिलालेख के अनुसार जयशक्ति के नाम पर चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाभुक्ति रखा गया था। वाकपति के पुत्रों का नाम था जय शक्ति और विजय शक्ति। वाकपति नन्नुक का उत्तराधिकारी था। कौन था? नन्नुक का उत्तराधिकारी। चंदेल वंश से संबंधित था जय शक्ति। और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है? परमार वंश, जबकि जय शक्ति चंदेल वंश से संबंधित था, इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा। चंदेलों ने शुरू में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में शासन किया था। चंदेल अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी मूल राजधानी खजुराहो में पूरी तरह से विकसित नागर शैली के मंदिरों के लिए। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र बना, जिसने कुछ समय तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र मिहिर भोज उसका उत्तराधिकारी बना। मिहिर भोज नागभट्ट द्वितीय का पोता था, जिसका शासनकाल 46 वर्षों से अधिक था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार था। यहाँ ऑप्शन स्टेटमेंट 4 में भोज, मिहिर भोज को राष्ट्रकूट बताया गया है, जबकि वह गुर्जर प्रतिहार था, इसलिए यह रॉन्ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर होगा वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कवियों को ज्ञात था सामाजिक वर्गीकरण। संगम साहित्य सबसे उपलब्ध तमिल साहित्य को दिया गया नाम है। तो संगम साहित्य किसको दिया गया नाम है? तमिल साहित्य को दिया गया नाम। प्रश्न नंबर 4 है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा। अकबर के राज्यकाल में, अकबर के राज्यकाल में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। व्याख्या है, रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, यह माना था रामानुज ने। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में पीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
पहला स्टेटमेंट है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, ये रॉन्ग है। प्रश्न से संबंधित व्याख्या है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, ना कि एस राधाकृष्णन जी द्वारा। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की सूची। पहला है सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। दूसरा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा है महाकालेश्वर मंदिर एमपी में स्थित है। चौथा है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर, ये भी एमपी में स्थित है। पांचवा है वैद्यनाथ धाम, ये झारखंड में स्थित है। 6 है भीमाशंकर मंदिर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। 7वां है रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में स्थित है। 8वां है नागेश्वर मंदिर गुजरात में स्थित है। 9वां है काशी विश्वनाथ मंदिर रामेश्वरम में स्थित है। 10वां है त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। 11वां है केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है और 12वां है घृष्णेश्वर मंदिर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार से ये भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है। प्रश्न नंबर 7 है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए हैं। आरक्षित रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय के अंतर्गत आएंगे? तो पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा भू राजस्व और चौथा है पुलिस। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा ये सब आरक्षित विषय के अंतर्गत आएंगे, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। नोट, भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को उनके संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही थी। आरक्षित विषयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना ही राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था, उस टाइम पे किया जाता था। इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। किस में शामिल थे ये सब? या आरक्षित विषय में शामिल थे। स्थानांतरित अंतरित विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पाद शुल्क आदि विषय शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे इसमें? स्थानांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पाद शुल्क आदि विषय। प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल अंतरित विषयों का, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। एक्ट 1919 ने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की थी। इस एक्ट ने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें उच्च सदन राज्य परिषद और एक निम्न सदन विधानसभा शामिल था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता था। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना आवश्यक था, कमांडर इन चीफ के अलावा। इसने सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। भारत शासन अधिनियम 1919 ने इस एक्ट ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1919 के एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया था। एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया, जो इसके लागू होने के 10 वर्षों के बाद इसके कार्यप्रणाली की जांच और रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ 4th स्टेटमेंट में ये कहा गया है
कि आरक्षित विषय को यहाँ आरक्षित विषय को सेकंड स्टेटमेंट में आरक्षित विषय का बताया गया है स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय स्वशासन को, जबकि यह हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आएगा। स्थानीय स्वशासन किसके अंतर्गत आएगा? हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड।